जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फिर से आज एक नया चैप्टर। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अपनी 9th क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं और इसके हम 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है और इसमें हम पढ़ेंगे नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो नाज़ीवाद किस तरह से स्टार्ट होता है और हिटलर का उदय कैसे होता है, आज हम इसके बारे में सुनेंगे। और आप सभी ने शायद हिटलर का नाम तो बहुत बार सुना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये बात है सन 1945 के वसंत में। तो 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे और उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। तो अगले ही दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए और यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हैमिल्टन के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। तो यानी ये दिन उन्होंने खूब अच्छे से पूरा अपना स्पेंड किया और उसके बाद इसके पिता ने अपने दफ्तर अपने ऑफिस में जाकर खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कोर भी नहीं खा पाया और उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ भी उसे जहर न दे दे। तो इसलिए अगले 9 साल तक वो अपने घर में खाना ही नहीं खाया उसने और उसको ये डर लगा रहा कि कहीं उसकी माँ उसको भी जहर ना दे दे। हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे। उसके पिता क्या थे? नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे और आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। शायद आपको पता होगा कि हिटलर जर्मनी की दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। यानी कि जो हिटलर था ये चाहता था कि जर्मनी जो है वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। तो उसमें लगा हुआ था ये, और वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने ये भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। देखो इसने यहाँ पे क्या किया, यहूदियों को मरवाया, लेकिन नाज़ीवाद केवल इन्हीं 2-3 घटनाओं पर आधारित नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था है, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। और आइए अब इसे समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था। और इस सिलसिले में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। तो इन्होंने आत्महत्या क्यों की थी और वो किस चीज़ से डरे हुए थे जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर इससे पहले एक चित्र देखिए। ये चित्र है यहाँ पर हिटलर का। इस हिटलर को दिखा देते हैं हम आपको थोड़ा जूम आउट करके जूम इन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर तो ये दिखाई दे रहा है आपको चित्र में, यही है हिटलर। तो ये हिटलर है मध्य में जो आपको दिखाया गया है चित्र में, ये है मध्य में हिटलर और बाएं तरफ है इसके गोयबल्स खड़े हैं ये, और ये सरकारी बैठक के बाहर निकलते हुए गए चित्र दिखाया गया है। तो यहाँ पर अब इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इनके पिता क्यों डरे हुए थे, क्यों इन्होंने आत्महत्या की थी, पहले इस चीज़ को देखते हैं। तो ये बात है मई 1945 की। तो मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। मित्र राष्ट्र क्या होते हैं पहले ये और जान लेते हैं। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। कब हुए थे शामिल अमेरिका और इसमें सोवियत संघ? 1941 में। उन्होंने धुरी यानी कि शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया।
तो मित्र राष्ट्र जो एक 7 राष्ट्र मिलकर यहाँ पर हैं, जो कि किसके हाथ में थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नेतृत्व जो शुरू में करने वाले थे ब्रिटेन और फ्रांस थे। तो मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। तो 1945 में जर्मनी ने जो उनके मित्र राष्ट्र है उनके सामने अपना सरेंडर कर देते हैं, और हिटलर को ये पता लग चुका था कि अब जो उसकी लड़ाई है उसका क्या हाल होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके जो प्रचार मंत्री थे गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली। तो इसके जो मंत्री थे ये गोबल्स, जो कि अभी हमने ऊपर चित्र में देखे थे, इसके साइड में खड़े हुए लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ ये आत्महत्या कर ली थी इन्होंने। और युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खासतौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। अभी देखेंगे हम कि ये कृत्य क्या थे जिनकी पूरी दुनिया में यहाँ पर इनकी निंदा की गई। इससे पहले यहाँ पर हम एक शब्द समझ लेते हैं, ये जो हम बार बार नाज़ीवाद शब्द सुन रहे हैं ये कहाँ से निकला है। तो नाज़ी जो शब्द है, ये नाज़ी शब्द जर्मन भाषा के नाज़ी योनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नाज़ी योनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था। तो हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द हुआ करता था नाज़ी योनाल, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाज़ी कहा जाता था। इसलिए इस पार्टी के लोगों को क्या कहा गया था, नाज़ी। अब देखेंगे इन्होंने ऐसे क्या काम किए थे जिससे कि विश्व भर में इनकी क्या हो रही थी, बुराई हो रही थी। तो दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने नरसंहार शुरू कर दिया, यानी कि लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। तो द्वितीय विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उस टाइम पर यहाँ पर जनसंहार बड़े लेवल पे शुरू हुआ और सामूहिक रूप से यहाँ पर एक लोगों की जो खास नस्ल थी उसको मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, कितने यहूदी थे, 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितनी ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्ज़ जैसे कत्लखाने बनाए गए, जहां पर जहरीली गैस से हज़ारों लोगों की एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो इस तरह का यहाँ पर आतंक फैला कि वहाँ पर लोगों को इकट्ठा बंद किया और फिर वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ी और जिससे कि हज़ारों लोग एक साथ ही मर जाते थे। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सज़ा दी थी, यानी कि ये जो अदालत बनी थी न्यूरेमबर्ग, इसने केवल 11 जो मेन नाज़ी थे उनको ही मौत की सज़ा दी थी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो मिली लेकिन नाज़ियों को सज़ा दी गई, जो दी गई सज़ा थी वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में जो मित्र राष्ट्र थे जो पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। इस तरह का वो जो यहाँ पर दंड इन पर नहीं थोपना चाहते थे। बहुत सारे लोगों का मानना ये था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे उनसे भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया कि उसने भी जो है जो नाज़ी अब बना है जर्मनी के जो नाज़ी अभी बने हैं उसका भी शायद इसमें बहुत योगदान रहा है। तो क्या अनुभव था, यह अनुभव क्या था, ये अनुभव जो अभी किया गया, तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो चित्र दिख रहा है आपको, देखो कितनी बड़ी जनसंख्या दिख रही है यहाँ पर, है ना। अब हम देखते हैं वाइमर गणराज्य का जन्म किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों, ऑस्ट्रिया के मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इसके खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914-1918 में लड़ा था। दुनिया की सबसे बड़ी जो शक्तियां थी यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें
जल्दी ही विजय मिल जाएगी और सभी को किसी न किसी फ़ायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर साम्राज्यवादी जो थे, साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय, और पराजय मतलब हार। तो साम्राज्यवादी जो जर्मनी था इसकी हार और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका भी उपलब्ध कराया। और इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। तो इसी सिलसिले में क्या होता है, वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। तो संघ के आधार पर यहाँ पर एक लोकतांत्रिक संविधान को पारित किया गया और नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि राइख स्टॉक, क्या बोलते हैं इसको, जर्मन की जो संसद है इसका नाम है राइख स्टॉक। इसके लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों के सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया, यानी कि औरतों और वयस्क जो थे सभी को यहाँ पर मतदान का अधिकार दिया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। भाई ये जो नया गणराज्य बना था ये जर्मनी के कुछ लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जो जर्मनी था, जर्मनी की पराजय हुई। पहले विश्व युद्ध में क्या होता है, जर्मनी की पराजय हुई, यानी कि जर्मनी हारा। और इसकी पराजय के बाद जो विजय देश थे, विजय देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई जो शांति संधि थी, जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूखंड और 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े थे। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने उसकी सेना भी भंग कर दी और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, वॉर गिल्ट क्लॉज, यहाँ के इसके तहत इन्होंने युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया इसके लिए। और इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराया, वाइमर गणराज्य को इसका जिम्मेदार ठहराया। अगर आप ये यहाँ पर चित्र देखेंगे, चित्र देखिए, ये यहाँ पर वर्साई की संधि के बाद जर्मनी, जब वर्साई की संधि हुई उसके बाद जर्मनी का चित्र दिखाया गया है। और इस नक्शे में हम उन इलाकों को देख सकते हैं जो संधि के बाद जर्मनी के हाथ से निकल गए थे। तो अब हम देखेंगे जर्मनी के हाथ से कौन कौन से निकल गए थे। तो यहाँ पर ये जो दिखाया गया है पोसेन, ये पोसेन जर्मनी के हाथ से निकल गया था। जितने भी ये लाइट और ये ऑरेंज से पीच कलर में आपको दिखाए गए हैं, ये यहाँ पर लोरेन हुआ, ये वाला जगह हुई उत्तरी श्लेसविंग हुआ, यहाँ पर ये हुआ लिथुआनिया, ये सारे एरिया जो थे यहाँ से इसके हाथ से निकल चुके थे। और लीग ऑफ नेशंस के नियंत्रण वाली जो ज़मीन थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जर्मनी हुआ, ठीक है। तो ये एरिया जो थे यहाँ पर इनके हाथ से, जर्मनी के हाथ से निकल गए थे। अब देखते हैं युद्ध का असर क्या होता है। युद्ध का असर, तो इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। तो इस युद्ध में क्या होता है, मनोवैज्ञानिक आधार पर, वही मनोवैज्ञानिक आधार पर ले लो, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर ले लो, दोनों ही लेवल पर इसने इसको तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पूरे साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूला जा रहा था, जो कि अभी नया नया राज्य बना था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाने चुकाने की वजह से जो इसकी आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। वाइमर
वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी या पुरातनपंथी जो राष्ट्रवादी थे, मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया और इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर यहाँ पर गहरा असर पड़ता है इस घटना का। तो यहाँ पर इनको कहकर चिढ़ाया जाता था क्या? नवंबर के अपराधी। तो पहले महायुद्ध ने, जो प्रथम विश्व युद्ध था, पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई थी। तो यहाँ पर सार्वजनिक जीवन में यहाँ पर जो आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह में जो सारी चीज़ें थी वो इन्होंने बिल्कुल एक तरह से ज़ीरो हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत ही नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। हर्जाना क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो किसी गलती के कारण दंड के रूप में जो नुकसान की भरपाई की जाती है उसको कहा जाता है हर्जाना, यानी कि फ़ाइन, जिसे तुम जुर्माना भी कह देते हो। खंदक क्या होता है? तो युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए जो गड्ढे होते हैं उनको खंदक कहा जाता है। तो युद्ध के टाइम पर छिपने के लिए, यहाँ पर जो सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे हैं वही क्या कहलाते हैं? खंदक। अब देखते हैं राजनीतिक रैडिकल यानी आमूल परिवर्तनवादी जिनको कहा गया, और आर्थिक संकट। तो जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगी। चलिए इससे पहले ये पढ़ें हम, इससे पहले देख लेते हैं ये चित्र जो आपको दिखाया गया है ये स्पार्टकिस्ट लीग नामक रैडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई एक रैली का दृश्य है। इसमें आप देखेंगे कि कितनी सारी भीड़ यहाँ पर जमा हुई है ऑलरेडी। तो पर्शियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज बर्लिन के सामने आयोजित ये रैली है। ये 1918-1919 के जाड़ों में बर्लिन की सड़कों पर आम लोगों का ही कब्जा था। राजनीतिक प्रदर्शन रोजाना की घटना बन गया था। तो इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी भीड़ है, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो विद्रोह की योजनाओं को यहाँ पर ये अंजाम देने लगी और बहुत सारे जो शहर थे, बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली और इसके बाद ही कम्युनिस्ट यानी कि जो साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रैडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। यहाँ पर जो राजनीतिक विचार थे, राजनीतिक रैडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला और जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसने स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा था स्वर्ण मुद्रा में। इस दौरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए और आखिरकार 1923 में जर्मनी
कि जर्मनी ने कर्जा और हर्जाना न चुकाने, यानी कर्जा और जो फ़ाइन था वो चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था, यानी कि ये जो इलाका था, ये रूर वाला प्रदेश, ये जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला एरिया था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर, तो यहाँ पर जर्मनी क्या करता है, फ्रांस के विरुद्ध क्या करेगा, निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जर्मनी ने क्या किया, यहाँ पर कागजी मुद्रा छापना स्टार्ट कर दिया और जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,2100 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। और इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। जैसे जैसे इनकी मार्क की कीमतें गिरती गई, तो जो चीज़ें थी उनकी कीमतें वो बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पावरोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। यानी कि यहाँ पर रेखा चित्रों में इनको कैसा प्रेजेंट करने दिया कि वो पावरोटी अगर लेने जा रहे हैं तो वो किस तरह से जा रहे हैं, बैलगाड़ी में नोट भर के ले जा रहे हैं, तब वो एक रोटी ला पा रहे हैं। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया और इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। यानी कि कीमतें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसे मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। अगर ये चित्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, ये वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों में कागज़ के नोट लादे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है भाई, ये कागज़ के नोट लादे जा रहे हैं यहाँ पर टोकरियों और ठेलों में। और इसी के साथ 1923 में जर्मन मार्क की कीमतें इतनी कम हो गई कि मामूली भुगतान के लिए बहुत सारे नोटों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इनकी कीमत इतनी कम हो गई कि ज़रा से सामान के लिए इन्हें बैग भर भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे। इसकी कीमत पैसों की इतनी गिर गई थी। और ये यहाँ पर लाइन लगी है रात को सोने के लिए कतार में खड़े हुए बेघर लोग जिनके पास घर नहीं है। तो यहाँ पर अतिमुद्रास्फीति की स्थिति हो गई थी, इसको नाम दिया गया था ये। और जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉव्स योजना बनाई। कौन सी योजना बनाती है अमेरिकी सरकार इसके लिए? डॉव्स योजना। और इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा से तय किया गया कि हर्जाने की शर्तें अब क्या होंगी, इसको दोबारा से तय किया गया। अब देखेंगे हम मंदी के साल। तो सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी हुई थी। जर्मनी निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। और जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार था यहाँ का, जब ये धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही ये मदद भी रातों रात क्या हो जाती है, बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए धड़ाधड़ लोग अपने शेयर बेचने लगे और 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 शेयर करोड़ बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। और तो यहाँ पर बहुत आर्थिक मंदी की क्या थी, ये तो स्टार्टिंग ही थी। फिर 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत ख़राब थी और सट्टेबाज बाजार में पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था थी उसमें आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। यानी कि जो अमेरिका में मंदी आई थी, इसका पूरा असर पूरी दुनिया को में भी देखने के लिए मिलता है। इस मंदी का सबसे बुरा जो प्रभाव है वो जर्मनी की अर्थव्यवस्था है, यानी कि जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। और 1932 में जर्मन का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन जो थे वो काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं,
लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। तो यानी कि जब इतना चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, मज़दूर और बेरोज़गार होते जा रहे थे, उनके वेतन भी बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे थे, मतलब वेतन भी ना के बराबर दिए जा रहे थे, और बेरोज़गारी की संख्या 60 लाख से भी ज़्यादा जा पहुँची। तो यहाँ पर सड़कों पर क्या होने लगा, लोग इतनी बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे कि वो अपने गले में एक तख्ती टांग लेते थे जिस पे लिखा होता था कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। तो बेरोज़गार नौजवान या तो ताश खेलते हुए पाए जाते थे, यानी कि जो बेरोज़गार नौजवान थे या तो वो ताश खेलते हुए पाए जाते थे, या फिर रोज़गार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े हुए पाए जाते थे। तो ये स्थिति थी उस टाइम की, बेरोज़गारी इतनी खड़ी सीमा पे होती थी। अब देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी सीमा पर यहाँ पर बेरोज़गार थे लोग कि या तो वो ताश खेलते हुए या फिर लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते थे जॉब के लिए। देखिए यहाँ पर ही चित्र दिखाया गया है, लाइन में सोते लोग। महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को ना तो वेतन की उम्मीद रहती थी और ना ही ठोर ठिकानों की। जाड़े में जब उन्हें सिर छिपाने की जगह चाहिए होती थी तो इसके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता था, अपनी सर छुपाने के लिए भी। यहाँ पर एक नया शब्द आया है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो ये अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए पाए जाते थे, और जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधि में लुप्त होता जा रहा था और चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। भाई जब काम ही नहीं होगा लोगों के पास करने के लिए, तो उनमें खुद ही निराशा आएगी, गलत संगति में पड़ेंगे, जुआ खेलेंगे। तो यहाँ पर जो चारों तरफ था, गहरी हताशा का माहौल छाया हुआ था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर को पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, यानी कि मुद्रा घटती जा रही थी, मुद्रा का मूल्य, मध्यम वर्ग खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारी की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था, यानी कि इनको क्या सता रहा था, इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था, और उन्हें ये डर था कि अगर यही रह रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज और उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंच रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे, किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था और अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। तो यहाँ पर असफल जो औरतें थी, जो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी, उनके दिल भी डूब रहे थे। तो इस तरह की वहाँ पर स्थिति थी। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जैसे जैसे कमियां, वाइमर सिद्धांत में कुछ ऐसी कमियां आई जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी, और इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उसकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। तो आप देख सकते हैं 239 दिन में ही 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में शासन चला गया, और इस दौरान जो अनुच्छेद 48 था इसका भी जमकर इस्तेमाल किया गया। और इन सारे नुस्खों के बावजूद भी संकट वो दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार होते हुए भी यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं हो रहा था, कोई इनकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा था। तो सर्वहाराकरण का मतलब होता है गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। तो गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना सर्वहाराकरण कहलाता था।
तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये मजदूर वर्ग से रिलेटेड एक चित्र दिखाया गया है। अब हम देखेंगे हिटलर का उदय किस तरह से होता है। हिटलर का उदय, तो अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। तो 1889 में ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था हिटलर का, और इसकी जो युवावस्था थी वो काफ़ी गरीबी में गुजरी थी, यानी कि बहुत बेहद गरीबी में। रोजी रोटी का तो कोई ज़रिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था, क्योंकि भाई यहाँ पर रोजी रोटी का कोई ज़रिया था नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध में ये भी एक फ़ौजी के नाम, फ़ौजी की तरह ही इसमें भर्ती हो गए थे, उसके लिए इन्होंने अपना नाम लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। मतलब उसने क्या किया, उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया। इसका नाम बदलकर इसने क्या रख दिया, जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया, और इस पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाने लगा। तो ये नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जो थी, इसको बाद में किस नाम से जाना गया, नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन उसके कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक की शुरुआती सालों तक जनता के बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे और काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी, जिससे कि यहाँ पर क्या होता है, फिर 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए जो चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे, और 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% यानी कि 37% जो वोट थे वो मिले थे। हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, यानी कि बोलने में बहुत अच्छा था वो, और उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिरोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था, और उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब भी देगा। तो इस तरह का वक्ता, इस तरह की बात करने वाला जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, ये हिटलर। अगर आप यहाँ पर ये चित्र देखेंगे तो ये चित्र दिखाया गया है आपको, ये न्यूरेमबर्ग पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत किया जा रहा है इनके द्वारा। प्रोपेगेंडा क्या होता है, तो प्रोपेगेंडा जो होता है ये जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार होता है। प्रोपेगेंडा मतलब जनमत, मतलब जनता का मत, तो जनता को प्रभावित करने के लिए किया गया एक खास तरह का प्रचार होता है। इसमें पोस्टर, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से प्रोपेगेंडा यानी कि जनता को प्रभावित यहाँ पर किया जाता है, फिल्म, भाषण या फिर पोस्टरों के माध्यम से। अगर ये वाला चित्र आप देखेंगे तो ये देखिए पूरा दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये न्यूरेमबर्ग रैली है 1936 की।
इस तरह की जो रैलियां थी हर साल आयोजित की जाती थी और नाज़ी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों का एक महत्वपूर्ण आयाम होता था। विभिन्न संगठन हिटलर के सामने से परेड करते हुए निकलते थे और उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे और उसके भाषण सुनते थे और उसके भाषणों को सुनते थे। तो देखिए कितनी पब्लिक है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको नन्ना 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 सा, ये सभी पूरी की पूरी पब्लिक है ये न्यूरेमबर्ग रैली के अंदर। तो यहाँ पर हिटलर ने यहाँ पर खूब अच्छा वक्ता था जिसने सभी की जो पूरे विश्व जो विदेश के साथ उनके संबंध थे या जो भी विदेशों ने उनके साथ किया था विदेशियों ने उसके प्रभाव से मुक्त कराने का यहाँ पर उनको मुँह तोड़ जवाब देने का यहाँ पर प्रण लेता है एक तरह से हिटलर। तो यहाँ पर ये हिटलर के द्वारा ये जो चित्र दिखाया गया है ये हिटलर द्वारा ऐसे और एस कतारों के सामने भाषण दिया जा रहा है। यहाँ लंबी और सीधी कतारों को देखिए, इस तरह के चित्रों के माध्यम से नाज़ी सत्ता की भव्यता और उसकी ताकत को दर्शाने की कोशिश की जाती थी कि किस तरह से वो यहाँ पर अनुशासित तरीके से यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी और वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। यानी कि हिटलर जो है ये एक नई राजनीति की नई एक शैली रचता है और इसमें क्या करता है वो लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन किया जाना चाहिए, बड़े तौर पर आडंबर किया जाना चाहिए, यानी कि जो नहीं है उसको भी प्रेजेंट किया जाए आडंबर। तो यहाँ पर आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत ये समझता था और हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियाँ और जनसभाएं आयोजित की। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ और बड़ी बड़ी जनसभाएं ये आयोजित करते हैं नाज़ीवादी। और स्वास्तिक छपे लाल झंडे, क्या छपा हुआ, स्वास्तिक छपे हुए लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का ही हिस्सा थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने का अवतार लिया हो। यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार इस तरह से किए कि जो हिटलर को एक मसीहा समझे जाने लगा और उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उन्होंने पेश किया जिसको जनता तबाही से उभारने के लिए ही कि जनता ये मानती थी कि हमें तो इस तबाही से बचाने के लिए ही इस हिटलर ने जन्म लिया है। तो एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भाषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, जो भीषण, तो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से ये यहाँ पर गुजर रहा था। अब देखते हैं लोकतंत्र का ध्वंस यहाँ पर किस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र तो अच्छे से काम नहीं कर पाया था, इसका ध्वंस किस तरह से होता है अभी हम देखते हैं। तो ये बात है 30 जनवरी 1933 की। तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। तो ये न्योता देता है इसको यहाँ पर हिटलर को चांसलर बनने का। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद होता था चांसलर का। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग कर देना शुरू कर दिया और फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और भी आसान हो गया। तो यहाँ पर जर्मनी में क्या होता है, फरवरी में जर्मनी में संसद में अग्निकांड होता है जिससे उसका रास्ता साफ हो जाता है। और 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। तो अब इनसे बोलने की आज़ादी छीन ली गई, प्रेस और सभा करने की आज़ादी भी छीन ली गई और वो भी अनिश्चित काल के लिए। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया गया और कम्युनिस्टों का बर्बर दमन कर दिया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले
ये है तुम्हारा ड्यूसलफाडार्फ। तो ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों को बची कुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, बल्कि नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। तो 52 किस्म के लोग इन्होंने अपने दमन का यहाँ पर शिकार बनाए। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर की संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने की निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक तो 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध जो विशेषाधिकार अधिनियम था, जिसको इनेबलिंग एक्ट भी कहते थे, ये पारित कर दिया गया। इस कानून में क्या किया गया, जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई कि जर्मनी में लोकतंत्र की जगह क्या है, तानाशाही होगी और हिटलर को संसद के हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया गया कि अब वो जो चाहे, इस पर कोई अंकुश नहीं है और वो उस तरह से शासन को चला सकता है। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई, यानी कि सब पर पाबंदी लगा दी गई है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, ट्रेड यूनियन थी, सब पर। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी, मीडिया थी, सेना थी, इन सब पर अब किसका नियंत्रण था, तो इन सब पर अब पूरा राज्य का नियंत्रण था। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टार्म ट्रूपर्स एसए के अलावा गेस्तापो, गुप्तचर, राज्य पुलिस, एसपी, ये जो एसएस थे जो कि अपराध नियंत्रण पुलिस थी, और सुरक्षा सेवा एसडी का गठन भी किया गया और इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। तो यहाँ पर इन्हीं की वजह से एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि इसको प्राप्त होती है। गेस्तापो के यंत्रणागृहों को भी बंद कर दिया गया। तो जो गेस्तापो के यंत्रणागृह थे उनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब देखते हैं ये कंस्ट्रक्शन कैंप क्या है। तो कंस्ट्रक्शंस जो कैंप होते थे, ये ऐसी जगह या ऐसे स्थान थे जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद करके रखा जाता था। और ये कंस्ट्रक्शन जो होते थे, ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कंटीले तारों से घिरे रहते। तो ये इसके अंदर इसको बंद रखा जाता था लोगों को बिना कानूनी प्रक्रिया के। और ये जो कंसंट्रेशन कैंप होते थे, इनमें करंट के कंटीले तारों से इनको घेरे रखते थे ताकि कोई भागने की कोशिश भी करे तो उसको करंट लगे और वो वहीं पर मर जाए। तो ये जो नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानून कार्रवाई के देश से निकाल दिया जाता था या गिरफ्तार किया जाता था, और देश की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी कि अब जो इनके मन में आएगा वो करते थे। यहाँ पर आप इस पोस्टर को देखिए, ये पोस्टर से घोषणा आपकी फॉक्सवैगन। इन पोस्टरों के जरिए एहसास कराने की कोशिश की जाती थी कि अब आम मजदूर भी कार खरीद सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया था हिटलर के टाइम में। अब देखते हैं पुनर्निर्माण। तो यहाँ पर पुनर्निर्माण किस तरह से होता है देखते हैं। तो हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री ह्यालमार शाक्त को सौंपी थी। शाक्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया, यानी कि 100% ये क्या करेगा, उत्पादन चीज़ों को, और 100% रोजगार दिलाने का इन्होंने लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फ़ौरन कामयाबी मिली, यानी कि विदेश नीति जो थी उसके मोर्चे पर भी हिटलर को फ़ौरन कामयाबी मिली और 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। तो यहाँ पर लीग ऑफ नेशन से 1933 में क्या कर लेते हैं, अपना पल्ला झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया गया। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये
पहला तो इन्होंने क्या किया, विदेशी नीति के मोर्चे पर हिटलर को फ़ौरन एक तो कामयाबी मिल जाती है यहाँ पर। 1933 में उसने जो लीग ऑफ नेशंस थी उससे पल्ला झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा से इन्होंने कब्जा कर लिया। और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। और इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ हुई जो नाइंसाफ़ी थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी। और घरेलू और विदेशी मोर्चों पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबों से ऐसा लग रहा था कि जब ये इतनी जल्दी जल्दी कामयाबियाँ मिल रही हैं तो उनसे ऐसा लग रहा था कि देश की नियति अब पलटने वाली है। तो क्या लग रहा था इनको भाई, कि देश की नियति जो है वो अब पलटने वाली है, ऐसा इनको लग रहा था। तो यहाँ पर अगर आप इस चित्र को देखेंगे, देखिए पहले हम ये चित्र दिखाते हैं आपको अच्छे से। देखिए इस चित्र में जो दिखाया गया है आपको यहाँ पर, ये नाज़ी सत्ता का विस्तार दिखाया गया है, नाज़ी सत्ता का विस्तार। तो ये बृहत्तर, ये जो येलो कलर में आपको दिखाया गया है ये है बृहत्तर जर्मनी, ये है पूरा जर्मनी वाला। फिर धुरी शक्तियों को मदद देने वाले जो देश है इसमें कौन कौन से थे, एक तो फिनलैंड था, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी और बुल्गारिया, ये थे जो धुरी शक्तियों को मदद देने वाले देश थे। अब देखते हैं जो जर्मन कब्जे वाले इलाके थे वो कौन से थे। तो एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और ट्यूनीशिया, ग्रीस। अल्बानिया नहीं था, ये है यहाँ पर यूगोस्लाविया। तो ये सारे वो देश थे जो कि जर्मन कब्जे वाले इलाके के देश थे। अब देखेंगे इटली और उसका इलाका कहाँ तक था। तो ये अल्बानिया वाला एरिया और इटली वाला, अल्बानिया और इटली वाला जो एरिया है यही किस में था, ये इटली और उसका इलाका यहाँ तक था। और जो तटस्थ देश थे, न्यूट्रल देश थे, ये कौन थे, एक तो पुर्तगाल और स्पेन था, यहाँ पर स्वीडन था और आयरलैंड और इसी के साथ स्विट्ज़रलैंड। ये ऐसे देश थे जो कि तटस्थ देश थे। इसी के साथ अब देखते हैं, तो ये जो हिटलर था ये यहीं पर नहीं रुका, लेकिन हिटलर ने भाई इन सबको जीता, लेकिन ये यहीं नहीं रुका। शाख्त ने हिटलर को ये सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए इसकी कोई जगह नहीं थी। शाख्त को उनके पद से हटा दिया गया और हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था, कि वो क्या करना चाहता था कि युद्ध करे और जिस देश को जीते उसका सारा धन भी उसके अंडर में आ जाए। तो ये युद्ध नीति से क्या करना चाहता था, अपने संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी की वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। तो जब ये पोलैंड पर हमला करता है तो इसी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हुआ। और सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। तो सितंबर 1940 में क्या होता है, जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए और इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और ज़्यादा मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गईं और 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। तो 1940 में जो हिटलर था ये क्या था, अपनी ताकत के शिखर पर था। अब जो हिटलर था ये अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया था इसने अपना ध्यान। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह, लिविंग स्पेस का इंतजाम करना चाहता था और जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर भी हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी और इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा था ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबुआ रही थी। यानी कि पूर्वी जो इलाका था, पूर्वी जो मोर्चा था उस पर इनको नाको चने चबुआए। जर्मनी की सेना को किसने चबुआए, यहाँ पर जो सोवियत सेनाएं थी उन्होंने नाको चने चबुआए। और सोवियत
लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर इनको मजबूर कर दिया गया। अब ये यहाँ पर हार मानने लगे जर्मन सेना। सोवियत लाल सैनिक थे, इन्होंने पीछे हटते जर्मनी सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुँचे। और इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। तो आने वाली जो आधी सदी थी, अब इस पर किसका राज रहा? पूरे पर सोवियत जो संघ था इसका वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका जो था वो इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा से नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। और पूरब में जापान की फैलती जा रही ताकत थी, वो फैलती जा रही थी जापान की। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। तो यहाँ पर क्या होता है अब? तो प्रशांत महासागर में जो अमेरिकी नौसैनिक ठिकाने थे, इन पर हमले की इन्होंने पूरी योजना बना ली थी। किसने? तो जापान ने। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिका ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। तो अब यहाँ पर फिर अमेरिका को भी कूदना पड़ा और यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया और फिर इसके साथ ही ये युद्ध खत्म होता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। तो दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेमुल्ट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। तो युद्ध के दौरान ये नाज़ी जुल्मों की कहानी है जिस पर हम लौटेंगे। यहाँ पर ये चित्र जो दिखाया गया है, ये भारतीय समाचार पत्रों में जर्मनी के हालात पर नज़र एक दिखाई गई है कि हिटलर रिपोर्टेड डेड, कि हिटलर क्या है, यहाँ पर मरा हुआ पाया गया, इस तरह की। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे कि नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।